वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑन आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? होप योर स्टडी इज गोइंग वेल। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जहां हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट कर लिया है। उसका लास्ट वीडियो आज है। ये आपके चैप्टर में स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी हैं, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आएंगी तभी आप इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और संविधान की जो प्रणाली है, संविधान में क्या क्या चीजें दी हुई है, वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, संविधान क्यों और कैसे, क्यों होता है संविधान, ये भी हमने समझ लिया। कैसे इसका निर्माण हुआ ये भी समझ लिया। अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में डिस्कस करना बाकी रह गया है, तो वो आज हम कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमारे संविधान में कुछ शेड्यूल्स हैं, यानी कि सूचियां, जिनमें से जो 11th शेड्यूल है या जिसको 11वीं सूची कहा जा सकता है, उस 11वीं सूची में क्या किया गया है? 11वीं सूची में पावर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो शक्ति के विषय हैं, उनको विभाजित किया गया है। शक्तियां जो होती है उनको विभाजित किया गया है। तो आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, शक्तियों का विभाजन क्या होता है। आपको पता है कि हमारे देश में किस तरह से गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है। और ये विकेंद्रीकरण जो है वो दो तरह से किया गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तरह से किया गया है। देखिए, हॉरिजॉन्टल कैसे किया गया है? ऐसे, यानी कि बराबर बराबर सतह पर तीन जो है पावर हाउसेस बना दिए गए हैं, या सत्ता के केंद्र बना दिए गए हैं, जो आपने पढ़े थे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीन बना दिए गए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से वो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको वर्टिकली भी डिसेंट्रलाइज किया गया है। वर्टिकली डिसेंट्रलाइज करने का मतलब होता है सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके अंडर राज्य सरकारें, उसके बाद जिलों में सरकारें, उसके बाद ग्राम स्तर पर। तो यानी कि जो सरकारें हैं वो उनके पावर्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। इसी विकेंद्रीकरण के तहत देखो, जब किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जाता है तो उसके साथ साथ उसे कुछ पावर्स भी दी जाती हैं। अब होगा क्या, अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है, राज्य सरकार कोई कानून बना रही है, वो दोनों कानून अगर एक दूसरे से विरोधाभासी हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया है, हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ये जो शक्तियां हैं इनका विभाजन कर दिया गया है। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। अब ये विभाजन कैसे किया गया है? देखो, 11वीं अनुसूची में तीन जो है लिस्ट्स बनाई गई हैं, या फिर जो तीन सूचियां बना दी गई है। कौन कौन सी सूची है? सबसे पहली है केंद्रीय सूची, या इसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट या संघ सूची। ठीक है ना, संघ सूची भी इसी को ही कहा जाता है। केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट या संघ सूची। ठीक है, दूसरी बना दी गई है राज्य सूची, और तीसरी जो है वो बनाई गई है समवर्ती सूची। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। केंद्रीय सूची या संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, हमारे देश की मुख्य व्यवस्थापिका को है, लोकसभा राज्यसभा को है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। अब इसमें इस तरह के सारे जो है वो विषय रखे गए हैं जो पूरे देश के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस यानी कि सुरक्षा, इसके साथ ही बैंकिंग को भी इसी में शामिल किया गया है।
करेंसी यानी मुद्रा, भाई अगर सारे राज्य अपनी अपनी करेंसी अलग चलाने लग गए तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। इसके साथ फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश नीति, कम्युनिकेशन यानी तो दूर संचार है वो। तो ये सब इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स जो कि पूरी तरह से केंद्रीय महत्व के विषय हैं, उनको केंद्रीय सूची या संघ सूची में डाल दिया गया है। कुल ऐसे 96 सब्जेक्ट हैं, ऐसे 96 विषयों की सूची बनाई गई है जिनको कि केंद्रीय सूची में रखा गया है, 96 सब्जेक्ट्स। इसके बाद आती है राज्य सूची। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स, ऐसे सभी विषय, ऐसे सभी पावर्स जिन पर कानून बनाने से क्या है कि वो सिर्फ लोकल जो एरिया है वही प्रभावित होगा। तो ऐसे जैसे पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, साथ ही साथ सिंचाई है, ऐसे सभी विषय जिनका दूसरे राज्यों या दूसरे स्थानों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए सिंचाई जो है प्रत्येक स्थान के अकॉर्डिंग वहां की जाएगी। जैसे राजस्थान बहुत ही शुष्क इलाका है तो यहाँ पर सिंचाई करने के लिए अलग परिस्थितियां होंगी, वहीं हिमाचल प्रदेश में अलग होंगी, मध्य प्रदेश में अलग होंगी। तो इस तरह के सारे विषय जो किसी एक प्रत्येक राज्य के अलग अलग हो सकते हैं वो राज्य सूची में रख दिए गए हैं। ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन दिस। अब इनमें पुलिस हो सकती है क्योंकि राज्य की जो भी शांति व्यवस्था कायम करना है वो पुलिस करेगी और वो राज्य सरकार के अधीन होती है। साथ ही व्यापार भी इसी में है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से सेल टैक्स वगैरह जो है वो राज्य सरकारें डिसाइड करती है। एग्रीकल्चर यानी कृषि भी इसी में शामिल है और साथ ही साथ सिंचाई। तो इसी तरह के सारे जो भी विषय हैं उनको राज्य सूची में रख दिया गया है और कुल 26 सब्जेक्ट्स जो हैं वो राज्य सूची में दिए गए हैं। अब एक सूची और है जो कहलाती है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक लॉज। उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन होता क्या है कि अगर उन कानूनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, ऐसा कानून बन गया है कि दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे कानूनों में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं मान्य होगा। इसमें ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन है, वन है, व्यापार भी है, मैरिजेस भी है, अडॉप्शन यानी कि जो गोद लिया जाता है वो सब, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार। तो इनको पूरे देश में एक ही प्रकार से लागू करने के कारण इनको समवर्ती सूची में रखा गया है। अब आप एक बात सोचिए कि जिस समय हमारा संविधान बना था तो आप सोचिए कि संविधान निर्माताओं का दिमाग कितना दूरदर्शी था, उन्होंने कितनी बातें सोची थी कि इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इसके अलावा भी सोचा। उन्होंने सोचा क्या कि देखो समय बदलता है और बदलते समय के साथ साथ समाज में, टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें जुड़ती जाती है। तो ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी टाइम ये सोच लिया था कि ये तो हमने 3 लिस्ट डिसाइड कर दी, इसमें 66 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 96, इसमें 26 और इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ और सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे संविधान बना था तब कंप्यूटर्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, ठीक है ना, तो उन्होंने उसी टाइम ये सोच लिया था कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और सब्जेक्ट आ गए, जैसे अब साइबर क्राइम आ गया है, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह आ गए हैं, तो ऐसी चीजें अगर आ जाए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी चीजें आएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो इन सूचियों में नहीं है तो ऐसे विषयों को कहा जाएगा अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, और इन सभी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संपूर्णतः केंद्र का होगा। तो यानी कि सेंट्रल लिस्ट पर या यूनियन लिस्ट पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, और जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ये उन्होंने आज से 75 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट अब देखते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कई बार क्या होता है
क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, राज्य की प्रकृति क्या होगी। देखो प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी ज्योग्राफी बतानी है। नेचर जो है दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ज्योग्राफिकल नेचर और एक बिहेवियरल नेचर। तो यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ हम बिहेवियरल नेचर की बात करेंगे, यहाँ हम व्यवहारिक जो प्रकृति है उसकी बात करेंगे। तो भारतीय राज्य जो है या भारत जो है उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य की प्रकृति में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो है वो है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर। स्वतंत्र राज्य और किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी उसके साथ इंटरफेयर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दखल हमारे देश में नहीं होगा। इसका मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कई सारे बच्चे जो है ना इस शब्द में उलझ जाते हैं कि ये होता क्या है। संप्रभुता का मतलब है स्वतंत्र राज्य और उसके आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति का किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ना होना, उसको कहते हैं संप्रभुता। तो भारतीय राज्य की सबसे पहली प्रकृति या सबसे पहला जो व्यवहारिक प्रकृति है वो क्या है, वो संप्रभुता है। उसके बाद में दूसरी है समाजवाद। समाजवाद, वेलफेयर ऑफ पीपल बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब वो चाहे निजी हो और चाहे जो सरकारी क्षेत्र हो, सबके द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र हो, सबके द्वारा सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई किया जाना, ये होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब पूरे समाज के बारे में सोचा जाना। तीसरी चीज है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता। यट हम इन पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें अब आपको वापस इसलिए बताई जा रही है कि क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान की आलोक में भारतीय राज्य की प्रकृति को निर्धारित कीजिए, या भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है बताइए। तो ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें। न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। हमने जो सेक्युलरिज्म अपनाया है वो बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म में है। देखिए पश्चिमी देशों में भी सेक्युलरिज्म है, लेकिन वहां नेगेटिव फॉर्म में है। नेगेटिव फॉर्म का मतलब वो धर्म के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। राजनीति में धर्म के अस्तित्व को ही उन्होंने नकार दिया है। वो कहते हैं कि जहां राजनीति होती है वहां धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने इस पंथ निरपेक्षता के बहुत ही पॉजिटिव व्यू को अपनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम हर धर्म का सम्मान करेंगे और प्रत्येक धर्म को बराबर स्थान देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है, लोकतंत्र। देखिए भारत में लोकतंत्र को महत्व देने से पहले संप्रभुता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया गया है, ताकि जो एंड पीपल है, जो एक भी व्यक्ति है, वो अपने आप को पूरे समाज से अलग महसूस ना कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। हेड ऑफ अ स्टेट इज इलेक्टेड इन इंडिया, बोथ रियल हेड प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड। गणराज्य का अर्थ होता है ऐसे राज्य जहां शासन के प्रमुख जो है होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनते बल्कि चुने जाते हैं। और हमारे देश में चाहे हमारे देश का प्रमुख हो चाहे शासन का प्रमुख हो, दोनों ही चुने जाते हैं। हमारे शासन का प्रमुख है राष्ट्रपति और हमारे जो देश के प्रमुख हमारे देश के प्रमुख है राष्ट्रपति और हमारे शासन के प्रमुख है प्रधानमंत्री। और दोनों ही चुने जाते हैं, किसी भी हालात में ना तो वो नॉमिनेट होते हैं और ना ही वो एक के बाद एक, पिता के बाद पुत्र इस तरह से बनते हैं। हमारे देश की जनता आम चुनावों के माध्यम से चुनती है प्रधानमंत्री को, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो दोनों ही स्थितियों में चुनाव होता है और हमारे देश के दोनों ही जो प्रमुख हैं वो चुने जाते हैं, वो बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं होते। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट क्या क्या हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो वो आपको जानना जरूरी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का देखो सबसे पहला पार्ट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले भाग में बताया गया है कि
भारतीय संघ और सीमाएं कौन कौन सी है, यानी भारतीय संघ और उसकी सीमाओं को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन कर दिया गया है। भारतीय संघ और उसकी सीमाएं कहां कहां तक है, किस क्षेत्र तक है, वो हमारे संविधान में ही बता दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है, भाग 2 है, उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया हुआ भी है कि संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है, ठीक है ना। तो संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसकी सीमाएं बताई गई है। संविधान के भाग 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या होती है ये बताया गया है, और ये भी डिफाइन किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन हो सकता है, अगर किसी को नागरिकता लेनी हो तो कैसे लेगी, ये सब भारतीय संविधान के भाग 2 में बताए गए हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को बताया गया है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है दिशा निर्देश करने वाले यानी कि नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो अनजस्टिफिकेबल होते हैं, यानी कि उन पर कोई किसी प्रकार से कोर्ट में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन राज्य के लिए ये जरूरी होता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे और ज्यादा से ज्यादा जनता की भलाई करे। भाग 9 में बताया गया है पंचायत किस प्रकार से होंगी। पंचायत पहले ये नहीं थे भारतीय संविधान में, लेकिन 73rd अमेंडमेंट जब हुआ था, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक बना दिया गया। और आपके बहुत अच्छा चैप्टर भी है इसी बुक में, जब आप लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि स्थानीय सरकारों के माध्यम से 73वें और 74वें संविधान संशोधन को जानोगे कि क्या होता है और फिर उनके बारे में पढ़ोगे। तो ये भाग 9 में दिए गए हैं। भाग 15 में ये बताया गया है कि चुनाव किस प्रकार होंगे, कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा, ये भाग 15 में बताया गया है। और भाग 20 में ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। हमारे संविधान में संशोधन बहुत सी प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। तो ये जो है भारतीय संविधान के भाग हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट भागों का उल्लेख है जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में भारतीय संघ और उसकी सीमाएं बताई गई है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भाग 15 में चुनाव किस प्रकार होंगे वो बताया गया है। और भाग 20 में संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकेगा ये बताया गया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यानी कि जो हमारे संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में बताए गए हैं हमारे मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं हमारे मौलिक अधिकार? सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल समान है, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना समाज में, ना आर्थिक रूप से, ना ही राजनीतिक रूप से। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और छठा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सारे अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक दिए हुए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले ये 7 थे, संपत्ति का अधिकार भी था, उसको अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर और सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके अलावा ये 6 अधिकार है जो हमारा संविधान मौलिक रूप से प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी भी है, हमारी कहीं रहने आने जाने खाने पीने की आजादी भी है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसके लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके धार्मिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको करने की आजादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके भाग 21 का में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अब जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना उसके माँ बाप का कर्तव्य होगा और पढ़ना उसका अधिकार होगा। ठीक है। उसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आपके संवैधानिक जो भी अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका अगर हनन होता है तो आप किस प्रकार से न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे मूल कर्तव्य। हमने अधिकार देखे, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य भी बताए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो भी हैं वो कुल 11 है, पहले 10 थे, बाद में इसको 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 11वें को। अब 10 क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो यानी ये 2 मूल कर्तव्य हैं। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, यानी भाईचारे को बनाए रखे, उसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाए। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, यानी उसको बढ़ावा दे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत यानी लगातार प्रयास करें। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन द्वारा, वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ये बाद में जोड़ा गया है। ये तब जोड़ा गया जब मूल कर्तव्यों में ये जोड़ा गया और मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जोड़ दिया गया है। इसके बाद में लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन कई बार आपके आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, क्या भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जा सकता है? ये शुरुआत मैंने इस तरह से इसलिए की है क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन का मंतव्य समझना होगा कि क्या मोटो है उसके देने का। देखो, भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जा सकता है क्या? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस समय खूब सारे संविधानों को पढ़ा और उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपनाया।
तो ऐसे कई सारे संविधानों की कई सारी बातों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाया और इसी वजह से कई बार भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, उधार का संविधान कहा जाता है, उधार का चोगा भी कहा जाता है। क्या ये उचित है? हालांकि ये पूरी तरह से कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी चीजें दूसरे देशों से अपनाई गई है उसे अक्षर से लागू नहीं किया गया, वैसा का वैसा नहीं, उसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और परिवेश के अनुसार ढाल के और फिर अपनाया गया है। इसलिए इसको पूरी तरह ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, कई सारी चीजें ऐसी है जो भारत ने दूसरे संविधानों से उधार ली है या कह सकते हैं कि उनका अनुसरण किया है। अब वो चीजें क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो हमने लिया है वो लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन से हमने लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मुख्य पद। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है मुख्य जो पद होता है राष्ट्रपति का, वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ होता है और उस पद की अवधारणा हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। जैसे ब्रिटेन में महारानी का पद होता है, हालांकि महारानी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं, लेकिन भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। बाकी उसी तरह जिस तरह ब्रिटेन में महारानी के पद को बहुत ज्यादा आभामंडित किया गया है, वैसे ही भारत में भी राष्ट्रपति के पद को बहुत आभामंडित किया गया है और ये जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था। ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। जिस प्रकार ब्रिटेन में 2 सदन होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। जिस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, हमारे यहाँ भी सेम ही होता है। तो संसद की जो शासन व्यवस्था होती है वो जिस तरह से होती है वो ब्रिटेन से ही हमने सीखी है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर 200 साल तक राज किया और इन 200 साल के राज में, इन 200 साल के पीरियड में हमने कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली 200 साल हम जिस व्यवस्था के अनुयायी रहे उसको इस तरह जल्दी से छोड़ा नहीं जा सकता था और चूंकि हमें उस प्रकार के शासन की आदत थी, इसलिए उसी को हमारी मुख्य शासन व्यवस्था के रूप में अपना लिया गया। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन या जिसको विधि का शासन भी कहा जा सकता है। शासन ना सरकार का होगा, ना राष्ट्रपति का होगा, किसी का भी नहीं होगा। शासन संविधान का होगा, कानून का होगा। ये अवधारणा भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नेक्स्ट हमने जो ब्रिटेन के संविधान से लिया है वो है स्पीकर का पद और शक्तियां। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है। उनका पद किस प्रकार से होगा और उनको क्या क्या शक्तियां होगी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रिटेन के संविधान में है। तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है। और अगला जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। तो ये सारी चीजें, 5 चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। मुख्य पद जो कि राष्ट्रपति का होता है उसको किस प्रकार से आभामंडित किया गया है वो हमने ब्रिटेन संविधान से लिया है। संसदीय शासन व्यवस्था हमने अपनाई है। कानून का शासन या विधि का शासन हमने अपनाया है। स्पीकर का पद कैसे होगा और उसकी शक्तियां क्या होगी ये हमने ब्रिटेन के संविधान से सीखा है। और कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही कॉपी किया है। नेक्स्ट है यूएसए का संविधान, यानी कि अमेरिका। अमेरिका के संविधान से एक तो हमने लिया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो हमने अमेरिका के संविधान से अपनाई है। और उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन ये बहुत ही विस्तार के साथ आप पढ़ेंगे जब आप जुडिशरी पढ़ेंगे, जब आप न्यायपालिका पढ़ेंगे, तब
तो अभी आपको ये जानना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है, और उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से उधार ली है। इसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ला फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने जो अपना संघ राज्य है या जो संघ का फॉर्मूला है, संघ का फॉर्मूला, वो हमने कनाडा से लिया है। संघ का फॉर्मूला कैसे लिया है? जिस तरह कनाडा में संघ बनाया गया है, भारत भी एक राज्यों का संघ है, लेकिन उस संघ में अमेरिका में तो हर राज्य बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है, उसकी अपनी न्यायपालिका है, बहुत स्वतंत्र है। लेकिन कनाडा की तरह भारत ने भी क्या किया है? राज्यों का संघ तो बनाया है, लेकिन राज्यों के बजाय केंद्र को बहुत ज्यादा शक्ति दी है। तो ये संघ का जो फॉर्मूला है वो हमने कनाडा से लिया है। और उसके साथ ही जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ही अपनाया है। ठीक है, ये दो चीजें हमने कनाडा के संविधान से ली है। उसके अलावा हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फ्रांस के संविधान से भी कुछ उधार लिया है। वो क्या है? फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों जो धारणाएं हैं वो भारत के संविधान में फ्रांस के संविधान से ली गई है। और लास्ट जो है वो है आयरलैंड का संविधान। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरलैंड के संविधान से भारत ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यानी कि नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों की जो अवधारणा है वो भारत ने आयरलैंड के संविधान से ली है। तो इस प्रकार आप देखिए कि बहुत सी चीजें हैं जो हमने बहुत से देशों से अपनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है हमारा संविधान, इससे कहीं ज्यादा है। और साथ ही साथ इन चीजों को अगर हमने अपनाया है तो वो इसलिए अपनाया है क्योंकि वो हमारे देश की परिस्थितियों, हमारे देश के जनमानस के अनुकूल थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स को जो है क्लियर किया जा सके। आप पढ़िए जरूर, क्योंकि जब भी आप ये चीजें पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएंगी। तो समझिए भी और पढ़िए भी और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू।